notepad. Good. Okay, what is the meaning of anchor tag? What is the meaning of anchor tag? Hyperlink. How we can create a hyperlink? By using the anchor tag. What is the syntax of anchor tag? Tag name is A. A stands for anchor tag, and with attribute href. Href stands for hyperlink reference. Okay. And what is the syntax of A tag? See here, we have already covered this particular syntax in last lecture. A is the anchor tag which is used for creating the hyperlink. A is the tag with the attribute href. What href contains? Href contains the path of the document where your control want to jump after clicking on that particular sentence. ठीक है, हम लोगों ने इसको रन करके देखा था कि when we have to click on that particular sentence, इस particular sentence को क्लिक करने के बाद में पहले हमारा कंट्रोल कहाँ पे था? first.html पेज पे, उसके बाद वो डायरेक्टली कहाँ पे मूव हुआ था? google.com पे. ओके, ठीक है. नाउ वन क्वेश्चन इज देयर, if I want to display image as a hyperlink, how we can display image? How we can display image? Input type equals to image. Okay, but this is the syntax for inserting the image in the form. Okay, अगर आपको फॉर्म के अंदर इमेज इंसर्ट करना है देन यू हैव टू यूज इनपुट टाइप इक्वल्स टू इमेज. बट इंस्टेड ऑफ फॉर्म, अगर आपको फॉर्म पे इमेज नहीं चाहिए, आप कुछ कोई सा भी फॉर्म डिजाइन नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली आपको आपकी वेबसाइट पे एक पर्टिकुलर इमेज जो है आफ्टर दैट फॉर्म टैग. Okay, here we have to use the tag name, that is the img. ठीक है, ये ध्यान में रखना है. If we want to insert the image, then the tag name is img. img having the attribute obviously src. src contains the path of the image. हम लोग यही वाला इमेज ले लेते हैं सेम. ठीक है, ये वाला सिंटैक्स निकाल देते तो कंफ्यूजिंग नहीं होगा आपको. ठीक है, इमेज डिस्प्ले नहीं हुआ है. क्यों नहीं हुआ इमेज डिस्प्ले? यस, लोकेशन हम लोगों ने उसको दूसरी जगह पे सेव करके रखा है. कौन सा इमेज था? आई थिंक ये वाला भी एक इमेज है. ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं. ये वाला था ना, कॉपी, और इसको हमें कहाँ पे पेस्ट करना है? फोल्डर के अंदर. ठीक है, ये कंसेप्ट अभी सभी को समझ में आ रहा है ना कि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको सेम लोकेशन में अगर आपने रखा है, सेम फोल्डर के अंदर रखा है, तो देयर इज नो नीड टू गिव द होल पाथ, ओनली यू हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर इमेज विथ एक्सटेंशन. ओके, अब ये इमेज डिस्प्ले हो चुका है, एंड इफ वी वांट टू चेंज the height and width of that particular image, then again we have to use the attribute height
height equals to, for example, 300 and width equals to 200. Okay, save and run. Okay, now my question is that हम लोगों ने हाइपरलिंक देखा, ये देखो ऊपर है हाइपरलिंक, ये वाला देखा ना ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में. क्लिक हियर टू व्यू द बेसिक पेज, और हम लोगों ने वहां पे किसका एड्रेस डाल के रखा है, गूगल का. तो मैंने जैसे इसको क्लिक किया तो कंट्रोल कहां पर चला जाएगा, डायरेक्टली गूगल के पेज के ऊपर. ओके, नाउ आई वांट वन इमेज एज अ हाइपरलिंक. मुझे क्या करना है, इंस्टेड ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस, मुझे सेंटेंस को क्लिक करने के बाद मूव नहीं करना है. आई वॉन्ट टू जंप विद इन अ पर्टिकुलर पेज आफ्टर क्लिकिंग ऑन पर्टिकुलर इमेज. इमेज को क्लिक करने के बाद जाना चाहिए. अभी देखो ये वाला इमेज है, ये वाला इमेज क्लिकेबल है, इसको क्लिक करें कुछ नहीं हो रहा है, बट सेंटेंस को क्लिक करने के बाद में वो मूव हो रहा है. आई वॉन्ट इमेज एज अ हाइपरलिंक. आप बता सकते हैं क्या सिंटैक्स यूज करेंगे इसके लिए. और एक वन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट इज देयर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द यूज ऑफ अल्ट एट्रीब्यूट. व्हाट इज द यूज ऑफ अल्ट एट्रीब्यूट, बहुत बार ये वाला क्वेश्चनिंग पूछा गया है. अल्ट इज द एट्रीब्यूट ऑफ इमेज टैग एंड अल्ट एट्रीब्यूट कंटेन्स द वैल्यू रिलेटेड विद दैट पर्टिकुलर इमेज. आपका जो कुछ भी पर्टिकुलर इमेज है, उस इमेज से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो आप कहां पर डाल के रख सकते हैं, अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर. अल्ट एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू गिव द डिस्क्रिप्शन टू योर इमेज. नाउ what is the use of that particular alt attribute. Instead if a particular error is occur, हम लोगों ने अभी देखा कि इमेज हमारा डिस्प्ले नहीं हो रहा था. क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि हम लोगों ने लोकेशन चेंज रखा था. तो ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन के कारण अगर आपका पर्टिकुलर इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो अल्ट एट्रीब्यूट क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ दैट इमेज वो वहां पे क्या दे देगा, डिस्क्रिप्शन. तो एटलीस्ट आपके वेबसाइट के जो भी यूजर्स हैं उनको समझ में आ जाएगा कि यस यहाँ पे इमेज था, इमेज तो डिस्प्ले नहीं हो रहा है ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन, बट उस इमेज में क्या है उससे रिलेटेड आप थोड़ा सा कंटेंट कहाँ पे डाल सकते हैं, अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर. ठीक है, तो अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर मैंने डाल दिया यहां पर, इट इज IT लोगो. ठीक है, मैंने अल्ट के अंदर डाल दिया कि इट इज IT लोगो. मीन्स अगर ये डिस्प्ले नहीं भी हुआ तो भी वहां पर ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा. अभी देखो इसको एक बार रन करके देखते हैं. सेव किया और यहाँ पे रन किया. अभी कोई इफेक्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है. क्यों, क्योंकि ऑटोमेटिकली ऑलरेडी आपका जो इमेज है वो क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है. अभी ये जो अल्ट एट्रीब्यूट है ना, ये अल्ट एट्रीब्यूट 2 टाइम्स में काम करता है. तो बहुत बार ब्राउजर्स का भी इश्यू होता है. तो अल्ट एट्रीब्यूट टूल टिप जैसे भी वर्क करता है. व्हाट इज द टूल टिप, जैसे हम लोग मूव करते हैं ना कहीं पर, तो वो यहाँ पे दिखाता है कि ये क्या है, रीलोड दिस पेज. वो नीचे छोटा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स आ रहा है ना, जो नीचे छोटा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है आपको. ठीक है, वो क्या दिख रहा है वहां पे कि रीलोड दिस पेज. इस चीज को बोलते हैं टूल टिप, कि ये जो पर्टिकुलर आइकॉन है ये किस चीज के लिए, तो आप उसके ऊपर अगर रखेंगे थोड़ी देर के लिए तो वहां पे एक छोटा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स आएगा और वो दिखाएगा कि ये किस चीज के लिए. तो अल्ट एट्रीब्यूट इज ऑल्सो यूज एज अ टूल टिप and it is also used to give the description to that particular image. But description कब होगा, when at that time your image will not be displayed. अगर आपका इमेज डिस्प्ले नहीं हुआ है तो ही वो दिखाएगा. अभी तो फिलहाल इमेज डिस्प्ले हो रहा है. अभी हम लोग क्या करते हैं, मैंने इसमें से जो पर्टिकुलर 2018 है इसमें से मैंने इसका 8 निकाल दिया. ओके, ऑब्वियसली उसका नेम क्या हो गया, बाय मिस्टेक रॉन्ग हो गया. सेव किया. अभी डिफरेंस समझ में आया आपको. ठीक है, तो पहले क्या हुआ था, हम लोगों ने इसके पहले 2-3 बार प्रोग्राम रन किया था, तो इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा था, तो वहां पे सिर्फ बॉक्स आ रहा था, बट वहां पे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा था. तो बाय यूजिंग द अल्ट एट्रीब्यूट वी कैन गिव द डिस्क्रिप्शन टू दैट पर्टिकुलर इमेज. तो ये किस चीज के लिए यूजफुल होगा, आपके यूजर्स के लिए. आपने वेबसाइट डिजाइन किया है और आपके लिए जो पर्टिकुलर इमेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं, यूजर को समझ में आना चाहिए कि ये पर्टिकुलर इमेज किस चीज का है. तो अगर ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन, अगर मिस्टेक से, बाय मिस्टेक से आपका नेम चेंज हो गया, आपने एक्सटेंशन नहीं दिया या फिर लोकेशन चेंज हो गया, तो अगर इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो वहां पर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन. ठीक है, तो इमेज टैग के एट्रीब्यूट समझ में आ गए आपको सभी. नाउ अगेन move back to the question.
I want image as a hyperlink. Instead of this particular sentence, click here to view basic page. मुझे वहां पर क्या चाहिए, इमेज चाहिए, और इमेज को क्लिक करने के बाद में कहां पे जंप करेगा, गूगल पे. क्या करना पड़ेगा, एनीवन? मैं सिंटैक्स ओपन कर देती हूं यहां पे. दिस वन इज द सिंटैक्स ऑफ हाइपरलिंक एंड दिस वन इज द सिंटैक्स ऑफ इमेज. थोड़ा सा सिर्फ लोकेशन दे दें. देखो मैंने आपको क्या बताया कि इन HTML एवरी इफेक्ट विल बी वर्क ओनली आफ्टर गिविंग द टैग. HTML में डायरेक्टली कुछ भी नहीं होता है. HTML में कंपलसरी अगर आपको कोई भी इफेक्ट देखना है तो आपको उसके लिए क्या यूज करने होंगे, टैग्स. ठीक है, तो डायरेक्टली हमें सोर्स नहीं देना है, हमें डायरेक्टली ये जो पर्टिकुलर इमेज का सिंटैक्स है पूरा का पूरा एज इट इज यहां से मैंने कट किया और इंस्टेड ऑफ दिस सेंटेंस मैंने यहां पे इसको पेस्ट कर दिया. समझ में आ रहा है क्या किया? ठीक है, अभी इसको सेव किया, यहां पे जाके हम लोग इसे रिफ्रेश करेंगे. सॉरी 18 रह गए. ठीक है, पहले जो इमेज था वो क्लिकेबल नहीं था, अभी देखते हैं यहां पे आ गया हैंड सिंबल, क्लिक किया, गूगल. क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? ठीक है, इमेज एज अ हाइपरलिंक. तो दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए आपको, हाउ वी कैन क्रिएट अ हाइपरलिंक एंड हाउ वी कैन क्रिएट अ इमेज एज अ हाइपरलिंक. और इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अल्ट एट्रीब्यूट. अल्ट एट्रीब्यूट के लिए क्वेश्चनिंग पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ अल्ट एट्रीब्यूट. इट इज यूज फॉर गिविंग द डिस्क्रिप्शन टू दैट पर्टिकुलर इमेज. ओके, एंड ऑल्सो इट इज यूज एज अ टूल टिप. टूल टिप समझ में आ गया आपको? तो टूल टिप के जैसे वो क्या होता है, यूज होता है. अभी हम लोग आज नया वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग एक न्यू विंडो ले लेते हैं. उसमें बहुत सारा कंटेंट हो गया था, वो वाले पेज में बहुत सारा कंटेंट हो गया था. आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द CSS. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CSS? CSS मीनिंग, यस, CSS स्टैंड्स फॉर न्यू. कैसे ओपन होगा अभी यहाँ पे न्यू? ये ऑलरेडी ओपन है क्या? ना मला डायरेक्ट तो मागे एक ब्लैंक पेज नहीं ओपन होत आहे. एक नॉर्मल ब्लँक पेज घ्यायचंय. कशामध्ये? नको, पेजेस नको आहे मला. काय, मला एक नॉर्मल पेज फक्त टाईप करायला हवं. स्क्रीन ब्लॅक दिसते, प्रॉब्लेम दिसेल ना? ओके. CSS stands for Cascading Style Sheet. There are 3 types of style sheet. First one is internal style sheet. Second one
is external style sheet, and third one is inline style sheet. There are three types of style sheets: internal style sheet, external style sheet, and inline style sheet. But before moving towards the style sheet, first we have to see the use of font tag. How we can use the font tag? आपने use किया है HTML में font tag? Yes? यूज किया है आपने? What is the meaning of P tag? P stands for paragraph. ठीक है, पैराग्राफ में हम लोग एक थोड़ा सा स्पेस देके लिखते हैं ना, तो ये स्पेस ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा. P stands for paragraph. नाउ हम लोगों ने यहां पे सेंटेंस लिख लिया, दिस इज पैराग्राफ 1. सेव कर लेते हैं इसको CSS नेम से. ठीक है, मैंने पेज को नेम दे दिया है style.html. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ फॉन्ट टैग? इफ आई वांट टू चेंज द कलर, हम लोगों ने कलर चेंज किया था टेक्स्ट का, आपको याद है कैसे किया था? कैसे किया था? कहां पे लिखा था? बॉडी के लिए अंदर लिखा था ना, बॉडी इज द टैग. बॉडी टैग के अंदर हम लोगों ने एट्रीब्यूट लिया था. कौन सा एट्रीब्यूट लिया था? बॉडी. एक बीजी कलर लिया था, बीजी कलर इक्वल्स टू येलो. उससे क्या हो गया था? जो बैकग्राउंड कलर था वो येलो हो गया था. एंड उसके बाद हम लोगों ने टेक्स्ट लिया था. ठीक है, बट उस टेक्स्ट से क्या होगा? आपके वेब पेज का जितना भी कंटेंट है पूरा का पूरा सेम कलर में डिस्प्ले होगा, रेड कलर में, बराबर. बट इफ आई वांट टू अलाउ और आई वांट टू allocate the color, different color for each and every tag, then for that purpose we have to use the font tag. Okay, then font tag, starting of font, and here is the ending of font tag. Now what are the attributes of font tag? The first one attribute is the color. For example, color equals to green. Next one is size. For example, size equals to 70, and face equals to Arial. ठीक है, मैं आपको इसका आउटपुट दिखाती हूं तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, क्या हो गया? दिस इज पैराग्राफ 1. सबसे पहले उसका कलर सेट हो गया ग्रीन. उसका साइज जो है वो 70 पिक्सल में आ गया. ये पिक्सल में होता है वैल्यू. ठीक है, तो 70 पिक्सल साइज में उसका साइज आ गया. एंड फेस, अब फेस का वैल्यू हम लोगों ने कौन सा लिया है? जो होता है ना टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कैलिब्री, ऊपर से लेते हैं ना हम लोगों ने. फॉन्ट का साइज सेट करते हैं हम लोग 12, 13, 14, और उसके बाजू में एक टेक्स्ट बॉक्स होता है, ड्रॉप डाउन होता है, उसमें से हम लोग लेते हैं एरियल, या फिर जो अलग अलग फॉन्ट होते हैं ना, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कैलिब्री, ऐसे डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं. तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फेस एट्रीब्यूट. ओके, नाउ अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे. मैंने ये वाला फर्स्ट पैराग्राफ टैग लिख लिया. उसके बाद हम लोगों ने लिखा यहाँ पर हेडिंग 1.
Okay, now see here. आपको यहां पे दिख रहे हैं P tag, H1 tag एंड आफ्टर दैट अगेन 2 P tags. इसको एक बार सेव करके आप फिर से एक बार आउटपुट देख लीजिए कैसे आएगा. ओके, जो पैराग्राफ टैग में हम लोगों ने फॉन्ट टैग दिया था तो उससे उसका कलर, साइज एंड उसका जो फेस था वो सेट हो गया. उसके बाद हेडिंग 1 है, फिर पैराग्राफ 2 एंड पैराग्राफ 3. अब मैं आपसे क्वेश्चनिंग पूछते जाऊंगी, आपको मुझे उसका आंसर बताना है. नाउ आई वॉन्ट टू अप्लाई द सेम इफेक्ट ऑफ P टैग इन एवरी P टैग. जो वाला इफेक्ट मैंने P टैग को दिया है ना, वो वाला इफेक्ट मुझे हर जितने भी P टैग हैं आपके वेबसाइट में, हर एक P टैग को मुझे वो देना है. तो ये तो हमारा इनिशियल है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसलिए मैंने इसमें सिर्फ 3 P टैग्स यूज किए हैं. बट व्हेन यू हैव टू डिजाइन अ वेबसाइट, आपने एक वेबसाइट डिजाइन करने के लिए लिया है तो उसमें नियर अबाउट 100 P टैग्स हैं. ठीक है, कंसिडर करो उसमें 100 P टैग्स हैं और आपको यूनिफॉर्मेलिटी चाहिए आपकी वेबसाइट में कि यस मेरी वेबसाइट में जितने भी पैराग्राफ है ना सभी का कलर ग्रीन होना चाहिए, फिर उसका साइज ये होना चाहिए, उसका फेस ये होना चाहिए. ओके, देन व्हाट इज द सॉल्यूशन. अभी फिलहाल आपको क्या सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, मुझे ईच एंड एवरी P टैग के लिए मुझे सेम इफेक्ट चाहिए. क्या करना पड़ेगा. यस यस, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, एक बार फिर से सुनो. मेरे पास 3 P टैग्स हैं, उसमें से मैंने फर्स्ट वाले P टैग को इफेक्ट देके रखा है. वो वाला जो इफेक्ट है मुझे सेम इफेक्ट चाहिए बाकी के P टैग के लिए. जितने भी P टैग हैं सभी के लिए सेम इफेक्ट चाहिए. क्या करना पड़ेगा. अभी आपके पास क्या सॉल्यूशन दिख रहा है, मैंने आपको अभी कुछ नहीं पढ़ा है, CSS कुछ नहीं पढ़ा है, तो अभी आपको क्या लग रहा है. यस क्या क्या. हाँ चलो ठीक है, करके देखते हैं फिर उसका आउटपुट बताना. हूं माउस थोड़ा सा है क्या. ठीक है, ये वाला मैंने यहां से निकाल दिया और कहां पे एंड करना है, यहां पे. ठीक है, यहां पे ना. मुझे जैसे चाहिए था वैसे ही हुआ. यस मैंने आपको क्वेश्चन क्या बोला. नहीं, मैंने आपको क्वेश्चन क्या बोला, जितने भी P टैग्स हैं उन सभी के लिए मुझे सेम इफेक्ट चाहिए. इसमें क्या हो गया, जो हेडिंग टैग था वो हेडिंग टैग भी उसके अंदर आ गया ना. मुझे हेडिंग टैग के लिए नहीं चाहिए था ना, मुझे सिर्फ किस चीज के लिए चाहिए था, P टैग के लिए. यस फिर क्या करना पड़ेगा. ऑब्वियसली दिख रहा है, नॉर्मली दिख रहा है कि ये वाला जो फॉन्ट टैग का सिंटैक्स मैंने P टैग के अंदर डाल के रखा है, इसको कॉपी करेंगे, ये वाले यहां पे भी पेस्ट करेंगे और यहां पर भी पेस्ट करेंगे. सेपरेट सेपरेट लाइन के लिए चाहिए ना, तो फिर ये 3 टाइम्स मैंने उसको क्या किया, कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया. बट यहां पर अभी मैंने सिर्फ कितने टैग्स लिखे, 3. बट मैंने आपको क्या बताया कि आपकी वेबसाइट के अंदर ऐसे कितने P टैग्स हैं, 100. तो आपको डिजाइनिंग के टाइम पे क्या करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट भी अगर करना है तो भी आपको कितनी बार करना है, वो 100 टाइम्स करना है. कॉपी किया फिर पेस्ट किया. सबसे पहली बात होगी सर्चिंग की. यहां पर P टैग आपको एक लाइन से दिख रहे हैं, बट आपका वेबसाइट का कोडिंग बहुत बड़ा होगा, उसमें से आपको पहले आपके P टैग ढूंढने पड़ेंगे, सर्चिंग करने पड़ेगी. यस P टैग कहां पे दिख रहा है, यस यहां पे दिख रहा है, फिर चलो यहां पे पेस्ट करो, और आगे गए और आगे गए, बहुत नीचे गए, फिर P टैग दिख रहा है, फिर वहां पे पेस्ट किया. तो सर्चिंग एंड पेस्टिंग, सर्चिंग पेस्टिंग, सर्चिंग पेस्टिंग, इसमें कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा. क्वेश्चन समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है ये समझ में आ रहा है. इफेक्ट मिलेगा आपको बट उसके लिए आपको टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. तो टू गिव द सॉल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, द नेक्स्ट कंसेप्ट इज इंट्रोड्यूस्ड, इज नेम एज CSS. CSS stands for Cascading Style Sheet. Style sheet means what? We have to give the effect within that particular style sheet, and this style sheet effect will be applied on every tag of that particular style sheet. ठीक है. Now how we can create a style sheet. There is the syntax for creating the style sheet. For writing the style sheet, we have to use the tag name, that is the style, that is starting of style tag and ending of style tag. Okay,
it is compulsory that we have to write down this style tag within the head tag. ये कंपल्शन है कि हेड टैग आपको कंपल्सरी कहां पर लिखना है, विद इन द हेड टैग. नाउ विद इन नहीं स्टाइल टैग आपको कहां पे लिखना है, विद इन द हेड टैग. जो हेड टैग का स्टार्टिंग और एंडिंग होता है ना, उसके बीच में आपको लिखना है स्टाइल टैग. उसके बीच में ही आपको उसको स्टार्ट करना, एंड करना है. अगर बॉडी के अंदर लिखा तो वो इफेक्ट नहीं करेगा. ओके, नाउ व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ CSS? इट स्टार्ट्स विथ द सिलेक्टर followed by the property value pair. This is the syntax of CSS. How we can create the CSS? There are three things. First one is the selector. Second one is the property value pair. Now, what is the meaning of selector? Selector is nothing but any HTML tag on which you want to apply the effect. जिस भी टैग पर आपको इफेक्ट अप्लाई करना है, that is known as the selector. And followed by property value pair. Property is nothing but the property. हम लोग बहुत सारी properties देखने वाले हैं, and value is the value for that particular property. Property value pair is separated by using the colon. Property value pair को आपको separate कैसे करना है, colon से. And if we want to use more than one property value pair, then you have to use the semicolon. अगर आपको एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज देनी है तो आपको वहां पे क्या यूज करना है, सेमीकोलन. सिंटैक्स समझ में आ गया? अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखते हैं. कहां पे लिखना है स्टाइल टैग? हमें हेड टैग के अंदर. ठीक है, ये है हेड टैग हो गया. यहां पे हम लोगों ने स्टार्ट करा स्टाइल टैग एंड एंडिंग ऑफ स्टाइल. मैं जब भी टाइप करती हूं तब आप अपने ध्यान रखा है, मैंने जिस भी टैग को स्टार्ट किया मैं उसका पहले क्लोजिंग लिख लेती हूं. क्या होता है, बहुत बार फिर वो याद में नहीं रहता है, और अगर आपने क्लोजिंग नहीं लिया है तो वो इफेक्ट प्रॉपरली नहीं आता है. तो ये गुड प्रैक्टिस है कि जब भी आप स्टार्टिंग करो टैग को तो उसको तुरंत क्या कर लो, क्लोज करना है. स्टाइल टैग. नाउ अभी आपको मुझे बताना है, हम लोगों ने सिंटैक्स क्या देखा, सिलेक्टर फॉलोड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर. नाउ विच इज द सिलेक्टर इन दिस केस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलेक्टर? मैं आपको फिर से बताती हूं पहले एक बार. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलेक्टर? सिलेक्टर इज द टैग ऑन विच यू वांट टू अप्लाई द इफेक्ट. ये समझ में आया? सिलेक्टर इज द टैग on which you want to apply the effect. तो किस टैग पे हमें इफेक्ट अप्लाई करना है? फॉन्ट टैग पे, सॉरी किस टैग पे? पी टैग पे अप्लाई करना है ना. मैंने आपको क्वेश्चनिंग क्या दिया है कि जितने भी पी टैग्स हैं, फॉर ईच एंड एवरी पी टैग्स आपको सेम इफेक्ट चाहिए. ठीक है, तो मैं ये यहां से निकाल देती हूं फॉन्ट टैग, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है अभी हमें. ओके, यहां पर हम लोगों ने लिख दिया टैग नेम पी. Now see here the difference. ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि when we have to tag name within the selector, then at that time it is not enclosed into the angular bracket. हम लोग जनरली जो HTML के टैग्स लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ना. बट व्हेन वी हैव टू यूज एज अ सिलेक्टर, देन वहां पे आपको एंगुलर ब्रैकेट नहीं लिखना है. नॉर्मली हम लोगों ने सिर्फ वहां पे क्या लिखा है, पी. ओके, अभी मुझे क्या करना है, प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर देना है. तो मैंने वहां पे क्या दे दिया, कर्ली ब्रेस. व्हाट इज द फर्स्ट एट्रीब्यूट? हम लोगों ने फर्स्ट लिया था कलर. ठीक है, तो यहां पे ले लिया हम लोगों ने कलर. कलर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लिया था ग्रीन. ठीक है, फिर उसके बाद में यहां पर क्या देंगे हम लोग, सेमीकोलन, क्योंकि मुझे और प्रॉपर्टीज लिखना है. फिर यहां पर हो गया फॉन्ट साइज. ये डिफरेंस है, हाँ, ये आपको ध्यान में रखना है. जो नॉर्मल फॉन्ट टैग था उसमें हम लोगों ने सिर्फ क्या एट्रीब्यूट यूज किया था, साइज. बट अगर आपको स्टाइल शीट के अंदर यूज करना है तो वहां पे हमें प्रॉपर्टी का नेम कैसे लिखना पड़ेगा, फॉन्ट डैश साइज. फिर हम लोगों ने साइज दे दिया उसको 70, और पिक्सल के लिए हमें यहां पे इंक्लूड करना है px. आ रहा है समझ में? पिक्सल के लिए हमें यहां पे क्या इंक्लूड करना है, px. और एक प्रॉपर्टी देना था हमें, फेस देना था. तो फेस के लिए यहां पर अलग नेम है फॉन्ट फेस के लिए,
दैट इज फॉन्ट फैमिली. नेम में चेंज है, वहां पर क्या एट्रीब्यूट था, फेस. इंस्टेड ऑफ फेस यहां पर एट्रीब्यूट का नेम क्या है, फॉन्ट डैश फैमिली. अभी इसको सेव किया और एक बार इफेक्ट देख लेते हैं हम लोग. आया, जैसे चाहिए था वैसे आया ना. हेडिंग को नहीं आया, सिर्फ कहां पर आ गया, पैराग्राफ. तो कितना टाइमिंग सेव हो गया आपका, 100 टैग्स से, 1000 टैग्स से. आप जब वेबसाइट डिजाइन करोगे तो इतना छोटा कोडिंग नहीं होगा ना, ये तो 3 और 4 लाइंस का कोडिंग है. ठीक है, तो जितना कोडिंग बढ़ेगा उतना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाएगा. तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ बाय यूजिंग द स्टाइल शीट. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट एंड दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ इंटरनल स्टाइल शीट. अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो स्टाइल शीट कौन सी है, इंटरनल स्टाइल शीट. आ गया समझ में, एडवांटेज समझ में आ गया आपको CSS का. ठीक है, अभी हम लोग 1 बाय 1 प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चनिंग आएगा. अब आप लोग बोलोगे ना इसमें क्वेश्चनिंग आता क्या है, तो ये वाले चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चनिंग सिर्फ क्या आएगा, एट्रीब्यूट्स. किस टैग के लिए कौन सा एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट के लिए कौन सा वैल्यू है. ठीक है, तो आपको ईच एंड एवरी टैग के सारे एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यूज लर्न करना है. 1 बाय 1 हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी इज द बैकग्राउंड कलर. ठीक है, आ रहा है समझ में, बैकग्राउंड कलर. अब ये बैकग्राउंड कलर पूरे के पूरे इसका डॉक्यूमेंट का नहीं हुआ है. आ रहा है ना समझ में, जहां पे is background color. The next one property is font weight. आ रहा है समझ में. तो ये प्रॉपर्टीज के नेम आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको बोल्ड करना है, हम लोगों ने नॉर्मली बोल्ड के लिए क्या यूज किया था, सिर्फ बी टैग यूज किया था ना, और इटैलिक के लिए क्या लिया था, आई. तो यहां पर अगर आपको बोल्ड करना है तो आपको वहां पे क्या यूज करना पड़ेगा, फॉन्ट डैश वेट. और अगर आपने बोल्ड यूज नहीं किया है तो इंस्टेड ऑफ बोल्ड आप यहां पे उसका थिकनेस, बोल्डनेस डिसाइड करने के लिए आप यहां पे वैल्यूज भी डाल सकते हैं, लाइक 100, 200 एंड 300. ठीक है, बोल्ड दिख रहा है बट उसका जब बोल्डनेस है वो थोड़ा सा कम है. ठीक है, तो आप यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं, 100, 200, 300, और डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं बोल्ड. ठीक है, नेक्स्ट वन इज अगर हमें इटैलिक देना है तो हमें उसके लिए यूज करना पड़ेगा फॉन्ट स्टाइल. फॉन्ट स्टाइल और उसका वैल्यू हम लोगों ने दे दिया इटैलिक. नॉर्मल हम लोगों ने क्या लिया था, सिर्फ आई टैग लिया था. ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है बट जब लर्न करने की जब बात आएगी ना तो सारा कंफ्यूज होगा कि किस प्रॉपर्टी के लिए कौन सा ये यूज किया था, इटैलिक के लिए क्या यूज किया था, बोल्ड के लिए क्या यूज किया था. तो बोल्ड के लिए हमें यूज करना है फॉन्ट वेट, इटैलिक के लिए यूज करना है फॉन्ट स्टाइल. ठीक है, नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी इज, अब ये वाले प्रॉपर्टीज निकालते हैं, बाकी की बहुत लेंदी हो गया ये. ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग लेते हैं. इट इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द टेक्स्ट डेकोरेशन. दिस टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी हैविंग 4 फिक्स्ड वैल्यू. अब ये 4 फिक्स्ड वैल्यूज के ऊपर भी क्वेश्चनिंग आएगा कि टेक्स्ट डेकोरेशन जो है उसका कौन सा 4 वैल्यूज हैं. आ रहा है समझ में.
तो टेक्स्ट डेकोरेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज द लाइन थ्रू। क्या हुआ, समझ में आया? क्या हुआ, समझ में आया? आउटपुट देखा आपने? एक बार कोडिंग देख लो। लाइन थ्रू, थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं तो दिखने लगेगा आपको अच्छे से। क्या लेंगे साइज के लिए, क्या लेंगे? हाँ, अभी यहीं के यहीं कंफ्यूज हो गए। क्या लेंगे? मुझे साइज बढ़ाना है। कैसे लिखेंगे फॉन्ट साइज? फॉन्ट डैश साइज इक्वल्स टू फॉन्ट साइज कोलन, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया यहां पर 100 पिक्सल। ठीक है, सेव किया, अभी दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो लाइन थ्रू दिखाई दे रहा है आपको? पहले मैंने सारी प्रॉपर्टीज निकाल दी थी ना, इसलिए वो सारा छोटा हो गया था। लाइन थ्रू समझ में आ गया? तीनों के ऊपर लाइन थ्रू आ गया। अब इसका 4 वैल्यूज हैं, ये आपको 4 वैल्यूज ध्यान में रखना है। फर्स्ट वन इज द लाइन थ्रू, द सेकेंड वन वैल्यू इज द अंडरलाइन, ठीक है, सेकेंड वैल्यू इज अंडरलाइन। नॉर्मली हम लोग अंडरलाइन के लिए क्या यूज करते हैं? यू टैग, ठीक है, बट यहां पर अगर आपको अंडरलाइन लेना है तो आपको उसको लिए क्या डालना पड़ेगा? प्रॉपर्टी डालना पड़ेगा, दैट इज द टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट वन वैल्यू इज अंडरलाइन हो गया, ओवरलाइन। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो इसका क्वेश्चनिंग कैसे आएगा? विच आर द राइट वैल्यूज ऑफ टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टीज। तो 1 आंसर, 2 आंसर, 3 आंसर एमसीक्यू, 3 आंसर एमसीक्यू भी इसमें से बन सकता है। मेन 3 प्रॉपर्टीज हैं और फोर्थ वैल्यू है नन। नन मीन्स कोई भी प्रॉपर्टी, कुछ भी नहीं होगा, लाइन ही नहीं आएगा उसके ऊपर। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो 4 वैल्यूज आर देयर। टेक्स्ट डेकोरेशन का 4 प्रॉपर्टीज हैं, लाइन थ्रू, अंडरलाइन, ओवरलाइन एंड द फोर्थ वन वैल्यू इज नन। अब ये नन वैल्यू कहां पे यूज होगा मैं आगे बताऊंगी आपको। ये समझ में आ गया? 4 वैल्यूज टेक्स्ट डेकोरेशन। द नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी इज, ये फर्स्ट वाले लेक्चर में क्वेश्चन पूछा था अलाइन का, पूछा था ना अलाइन। तो जो सेंटर टैग हम लोगों ने पढ़ा था, सेंटर टैग इज ओनली यूज फॉर गिविंग द सेंटर अलाइनमेंट टू दैट पर्टिकुलर कंटेंट। बट अपार्ट फ्रॉम सेंटर अलाइनमेंट, अगर आपको और कुछ अलाइनमेंट चाहिए, लेफ्ट, राइट और सेंटर, देन फॉर दिस पर्पस यू हैव टू यूज द एट्रीब्यूट नेम दैट इज द टेक्स्ट अलाइन। ओके, फिर इसका 3 वैल्यूज हो जाएगा, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। बाय डिफॉल्ट कौन सा वैल्यू है? लेफ्ट। बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने अभी तक टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी यूज ही नहीं किया, तो कंटेंट कहां पे डिस्प्ले हो रहा था हमारा? लेफ्ट साइड में, तो इसे बोलते हैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ले लेते हैं राइट। आ गया समझ में? टेक्स्ट अलाइन, 3 वैल्यूज आर देयर, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। आप तीनों में से कोई भी वैल्यूज यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी इज पैडिंग। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी इज पैडिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैडिंग? पैडिंग मीन्स व्हाट? आपका एक पर्टिकुलर कंटेंट आपने डिस्प्ले किया है और आपको लग रहा है कि उस पर्टिकुलर जो कंटेंट है उसके ऊपर नीचे और कुछ भी डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गैप मुझे उसमें चाहिए। ठीक है, उसमें मुझे स्पेस चाहिए। जो पर्टिकुलर कंटेंट है, ये वाला कंटेंट, मैंने ये वाला लाइन लिखा है, फॉर एग्जाम्पल हेडिंग, तो हेडिंग से लेके यहां तक और यहां तक मुझे और कोई भी कंटेंट डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी कंटेंट डिस्प्ले होगा वो हेडिंग के ऊपर होगा और यहां से नीचे होगा। मीन्स मुझे यहां पर ये वाला जो पर्टिकुलर स्पेस है इसे अलॉट करके रखना है, फिक्स करके रखना है कि यहां पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, ये ब्लैंक स्पेस है। तो ये किस चीज के लिए यूज होगा? फॉर्मेटिंग के लिए।
फॉर्मेटिंग के लिए कि यस ये वाला कंटेंट थोड़ा बाकी के सारे कंटेंट से अलग दिखना चाहिए, इसमें कहीं कहीं पे भी मिक्सअप नहीं होना चाहिए। तो पैडिंग का मीनिंग समझ में आ रहा है आपको? अब मैंने 40 पिक्सल दे दिया तो वो 40 पिक्सल ऊपर और 40 पिक्सल नीचे, यहां पे कोई भी कंटेंट डिस्प्ले नहीं करेगा, ब्लैंक स्पेस छोड़ देगा वहां पे। ठीक है, ठीक है। अभी मैंने पैडिंग दे दी है बट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इफेक्ट दिखाई दे रहा है उसका, थोड़ा इफेक्ट दिखाई दे रहा है। इसको और हम लोग क्लियर देख लेते हैं इफेक्ट, और ज्यादा क्लियरली इफेक्ट कैसे दिख जाएगा हमें? हाँ नहीं, और ठीक है, आ गया समझ में? तो दैट इज नोन एज द पैडिंग। नेक्स्ट वन इज देख लिया मैंने क्या टाइप किया। व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी? लेटर स्पेसिंग। आया समझ में आउटपुट? लेटर स्पेसिंग का आउटपुट समझ में आया? उसके जो लेटर्स हैं उसके बीच का स्पेसिंग। अब हम लोग HTML पढ़ ही क्यों रहे हैं? HTML इज यूज फॉर द डिजाइनिंग पर्पस। आप जितने ज्यादा उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे उतना सुंदर, उतना ब्यूटीफुल, उतना अट्रैक्टिव आप आपका वेबसाइट बना सकते हैं। ऑब्वियसली किसी भी वेबसाइट पे कोई भी यूजर जो है वो ज्यादा देर तक कब रुकेगा? जब उसका जो पर्टिकुलर डिजाइनिंग है वो अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे इफेक्ट यूज करके आप आपका जो वेबसाइट है वो क्या कर सकते हैं? अट्रैक्टिव कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी इज बॉर्डर। अब बॉर्डर जो एट्रीब्यूट है, तो बॉर्डर एट्रीब्यूट मोस्टली हम लोग टेबल के साथ में वगैरह यूज करते हैं। एक बार देख लेते हैं यहां पे आएगा या नहीं। इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है बॉर्डर टैग के लिए। बॉर्डर सिर्फ जिस चीज के लिए बॉर्डर होती है ना, उसी चीज के साथ में आप लोग क्या यूज कर सकेंगे? बॉर्डर। अब पैराग्राफ को तो कोई बॉर्डर नहीं होता है, तो यहाँ पे बॉर्डर यूज नहीं होगा। बॉर्डर कहाँ पे होगा? यूज होगा टेबल वगैरह जो होते हैं ना, टेबल सीखा है ना आपने 11th में, टेबल TR TD TH ये वाला, हाँ, तो उसके साथ में हम लोग क्या यूज कर सकेंगे? बॉर्डर एट्रीब्यूट। एंड द लास्ट वन प्रॉपर्टी इज द बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज, तो जो पर्टिकुलर लाइन है उस लाइन के बैकग्राउंड में भी आप क्या कर सकते हैं? इमेज डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके लिए सिंटैक्स होगा बैकग्राउंड डैश इमेज एंड कोलन करके आपको क्या देना है? उसका URL। राउंड ब्रैकेट के अंदर उसको आपको URL देना है इमेज का। आप जो भी इमेज का URL दोगे वो पर्टिकुलर सेंटेंस के बैकग्राउंड में क्या हो जाएगा? डिस्प्ले हो जाएगा। एंड द लास्ट वन प्रॉपर्टी इज द मार्जिन डैश लेफ्ट। Last one property is margin dash left। इसके लिए वैल्यू होगा, वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 40 पिक्सल। ठीक है, तो लेफ्ट बॉर्डर जो है, लेफ्ट बॉर्डर से कितना पिक्सल लिया उसने? 40। बाय डिफॉल्ट देखो ऑलरेडी P टैग था, इसलिए वो थोड़ा सा ऑलरेडी बीच के अंदर ही सेव था। हम लोग पैराग्राफ कैसे लिखते हैं? थोड़ा सा अंदर की साइड में लिखते हैं ना, तो आप ये वाला वैल्यू और बढ़ा के देख सकते हैं। हम लोगों ने 40 लिया है, हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 100 ले लेते हैं। ठीक है, तो जो उसका मार्जिन है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा लेफ्ट साइड से। ओके, तो प्रॉपर्टी समझ में आ गई, सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई।
This one is the internal style sheet. Now the next question. अब मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन पूछ रही हूं. मैंने यूनिफॉर्मेलिटी के लिए तो कर दिया कि यस मुझे सारे के सारे पी टैग्स को सेम इफेक्ट चाहिए था, तो 100 के 100 पी टैग्स जो है उनको सेम ग्रीन कलर आ गया, 70 फॉन्ट हो गया, एरियल आ गया. बट अपार्ट फ्रॉम दीज 100 मुझे उसमें से जो पर्टिकुलर 3 या 4 पी टैग्स हैं उसके लिए मुझे कुछ और अलग डिफरेंट स्टाइल शीट चाहिए और अलग डिफरेंट इफेक्ट चाहिए. क्या करना पड़ेगा उसके लिए? सुनो, पहले क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? पहला सॉल्यूशन हम लोगों ने निकाल लिया कि अगर फॉन्ट टैग यूज किया तो मुझे ईच एंड एवरी टैग के साथ में उसे पेस्ट करना था. तो इंस्टेड ऑफ फॉन्ट टैग हम लोगों ने फॉन्ट निकाल दिया और कहां पे डाल दिया हम लोगों ने उसको? स्टाइल शीट के अंदर. स्टाइल शीट से एडवांटेज क्या आ गया? जितने भी पी टैग थे उनको सभी को क्या हो गया? सेम इफेक्ट आ गया. बट नाउ माई क्वेश्चन इज दैट, ये वाला देखो, ये निकाल देते हैं हम लोग, यहां से ये सारा निकाल देते हैं. अभी हम लोग नॉर्मल ले लेते हैं, हमारा कलर, एक ही प्रॉपर्टी लेते हैं, चलो कलर ग्रीन. एक और ले लेते हैं साइज की, तो वो अच्छे से दिखेगा. फॉन्ट साइज, ठीक है. अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि ऐसे आपके पास में 100 पी टैग्स है ना, उसमें से मुझे सिर्फ 2 टैग के लिए कलर रेड चाहिए. जो 2 टैग्स है ना उनका कलर मुझे रेड चाहिए. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू यूज द सेकेंड स्टाइल शीट, दैट इज द इनलाइन स्टाइल शीट. ठीक है, सेकेंड स्टाइल शीट इज इनलाइन स्टाइल शीट. एज द नेम सजेस्टेड, इनलाइन. जो पर्टिकुलर स्टाइल शीट है उसका इफेक्ट सिर्फ किस चीज के लिए होगा? उसी लाइन के लिए होगा. Inline means the effect of that particular style sheet is applicable only for that particular single line. And how we can write the inline style sheet? For writing the inline style sheet, for example, I want to red color for this second P tag. Then for this here we have to use style equals to within the double quote color red. आ रहा है समझ में? सेकेंड स्टाइल शीट समझ में आ गया? इनलाइन स्टाइल शीट. नाउ सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल स्टाइल शीट एंड एक्सटर्नल स्टाइल शीट. इन इंटरनल स्टाइल शीट वी हैव टू यूज स्टाइल एज अ टैग. फॉर क्रिएटिंग द इंटरनल स्टाइल शीट वी हैव टू यूज स्टाइल एज अ टैग. But when we have to create a inline style sheet, then we have to use style as a attribute. Attribute हो गया नहीं obviously, क्योंकि हम लोगों ने टैग के अंदर लिखा है, तो ये कैसे यूज होगा? एज अ एट्रीब्यूट. कंसेप्ट समझ में आ गया? इनलाइन स्टाइल शीट. नाउ माय क्वेश्चन इज अगेन दैट हम लोगों ने पी टैग क्रिएट कर लिए. पी टैग के लिए मैंने इतना इफेक्ट लिख लिया है. अब ये वाला जो इफेक्ट है वो पी टैग के लिए एप्लीकेबल है, बट फॉर ओनली द पी टैग्स विच आर विद इन दैट पर्टिकुलर स्टाइल पेज. ये वाले पेज के अंदर जितने हैं सिर्फ उसी के ऊपर वो एप्लीकेबल है. बट नाउ आई वॉन्ट टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर सेम इफेक्ट विद इन द 10 डिफरेंट पेजेस. पहले बताओ, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये जो पी टैग के लिए हम लोगों ने इफेक्ट लिया, कौन सा इफेक्ट लिया? ग्रीन कलर एंड 70 साइज. ये कहां पर एप्लीकेबल है? ये इसी पेज के लिए. इस पेज के अंदर आप 100 पी टैग डालो, 1000 डालो, 2000 डालो, लैक्स में डालो, जितने भी पी टैग्स हैं सभी के ऊपर ये इफेक्ट एप्लीकेबल होगा. बट नाउ माई रिक्वायरमेंट इज दैट बिकॉज व्हेन वी हैव टू डेवलप अ वेबसाइट, देयर इज नॉट अ सिंगल वेब पेज. सिर्फ एक ही वेब पेज होता है क्या? नहीं, आप बहुत सारे वेब पेजेस लोगे ना, और सारे वेब पेजेस को आप इंटरकनेक्टेड करोगे बाय यूजिंग द हाइपरलिंक. आप हाइपरलिंक यूज करके सारे वेब पेजेस को क्या करोगे? कनेक्ट करोगे. तो मुझे चाहिए कि मेरी वेबसाइट में जो 10 वेब पेजेस हैं, फॉर ईच एंड एवरी वेब पेज वी हैव टू अप्लाई द सेम इफेक्ट फॉर पी टैग, दैट इज द कलर इज ग्रीन एंड द साइज इज 70. फॉर दैट पर्पस वी हैव टू यूज द थर्ड वन स्टाइल शीट, दैट इज द एक्सटर्नल स्टाइल शीट. इस चीज के लिए हमें क्या यूज करना है? एक्सटर्नल स्टाइल शीट. Now, how we can create the external style sheet?
अब ये वाला हम लोग यहां से सब निकाल देते हैं। हाँ, मैं क्या क्या कोडिंग ले रही हूं आप देखते जाना। हाँ? ठीक है, देखो अभी फिलहाल हमारे पास में दो वेब पेजेस हैं। एक हमने नेम दिया है स्टाइल और दूसरे को हम लोगों ने नेम दिया है बेसिक। दोनों के अंदर हम लोगों ने पैराग्राफ टैग डाल के रखा है। वहां पर हम लोगों ने 3 पैराग्राफ डाल के रखे और यहां पर 1 पैराग्राफ डाल के रखा है। ठीक है, अभी मुझे एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्रिएट करना है। फॉर क्रिएटिंग द एक्सटर्नल स्टाइल शीट वी हैव टू क्रिएट अ न्यू नोटपैड फाइल। हमें न्यू नोटपैड फाइल लेना है और नोटपैड फाइल के अंदर हमें कुछ भी नहीं लिखना है। ओनली सिंपली वी हैव टू राइट डाउन द सिंटैक्स ऑफ सिलेक्टर एंड प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर। कोई सा भी टैग कुछ भी नहीं आएगा उसमें, स्टार्टिंग ऑफ HTML, एंडिंग, स्टाइल टैग कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, सिलेक्टर वाला सिंटैक्स। क्या है सिलेक्टर वाला सिंटैक्स, मैंने कॉपी करके रखा था ऑलरेडी, दिस ये वाला सिंटैक्स था। ये वाला इफेक्ट मुझे चाहिए। यहां पर हम लोगों ने इसको सेव कर लिया, सेव किया, इसको हम लोगों ने नेम दे दिया फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल। आप कुछ भी नेम दे सकते हो इस चीज को। ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट है इसलिए मैंने इसको नेम दे दिया एक्सटर्नल। बट यहां पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि बाकी के सारे जितने भी वेब पेजेस थे हम लोगों ने उसको कैसे सेव किया था, पर्टिकुलर नेम डॉट HTML। यहां पर आपको कैसे सेव करना है, पर्टिकुलर नेम डॉट CSS। ठीक है, कंपलसरी आपको क्या एक्सटेंशन देना है, डॉट CSS, तो ही ये कैसे क्रिएट होगा एज अ एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ठीक है, सेव कर दिया। अभी इसको क्लोज कर देते हैं। अभी तो कुछ नहीं हो रहा है ना, जो हम लोगों ने नॉर्मली लिखा था पैराग्राफ का जैसे लिखा था वैसे के वैसे डिस्प्ले हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने वहां से भी सब निकाल दिया और कहां पे डाल दिया, एक्सटर्नल स्टाइल शीट के अंदर। बट ये जो सारा इफेक्ट है वो कहां पे स्टोर है, ऑलरेडी आपकी एक्सटर्नल स्टाइल शीट के अंदर। एंड वी हैव टू लिंक दैट पर्टिकुलर 2 पेजेस। ये जो पर्टिकुलर 2 नोटपैड के फाइल्स हम लोगों ने क्रिएट किए उसे हमें क्या करना है, अटैच करना है। फॉर अटैचिंग दिस साइड वी हैव टू यूज द लिंक टैग। ठीक है, आपको क्या यूज करना है, लिंक टैग। एंड फॉर राइटिंग द लिंक टैग देयर इज नो नीड टू राइट द स्टाइल टैग, ये भी ध्यान में रखना है। फॉर राइटिंग द लिंक टैग देयर इज नो नीड टू राइट द स्टाइल टैग। आपको डायरेक्टली लिंक टैग लिखना है, बट कहां पे लिखना है, कंपल्सरी विद इन द हेड टैग। ठीक है, दिस लिंक टैग हैविंग 3 एट्रीब्यूट्स। फर्स्ट वन इज द REL। REL स्टैंड्स फॉर रिलेशनशिप। आपके ये जो 2 पर्टिकुलर नोटपैड की फाइल्स हैं उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो ये स्टाइल शीट है। ठीक है, तो आपने यहां पर नेम क्या दे दिया उसको, स्टाइल शीट। मोस्टली आप बेसिक लेवल पे 11 12 के लिए जितने भी प्रैक्टिकल कर रहे हो उसके लिए ये जो वैल्यू होगा ये फिक्स होगा, ऐसे कैसे लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, REL स्टैंड्स फॉर रिलेशनशिप। आप ये क्यों यूज कर रहे हो, किस रिलेशनशिप के लिए यूज कर रहे हो, तो स्टाइल शीट के लिए। कौन सी स्टाइल शीट हम लोग यूज कर रहे हैं, एक्सटर्नल स्टाइल शीट, क्योंकि मैंने जो एक्सटर्नल कंटेंट है वो कहां पे लिख के रखा है, सेपरेट फाइल के अंदर। एंड नाउ वो वाली जो फाइल है वो मुझे यहां पे क्या करना है, इंक्लूड करना है। ठीक है, तो स्टाइल शीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज द टाइप एट्रीब्यूट। टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू है टेक्स्ट ऑब्लिक CSS। अब ये वैल्यू भी फिक्स है,
कि जो पर्टिकुलर कंटेंट आप टाइप कर रहे हो वो तो ऑब्वियसली नॉर्मली टेक्स्ट होगा या फिर क्या होगा, सीएसएस फाइल होगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पर वैल्यू आ जाएगा टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ऑब्लिक सीएसएस। एंड द लास्ट वन एट्रीब्यूट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। विदाउट दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट योर एक्सटर्नल स्टाइल शीट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ये जो लास्ट एट्रीब्यूट है ये कंपलसरी आपको देना पड़ेगा, href इक्वल्स टू, अब हमें यहां पे क्या देना पड़ेगा, ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्टेड हम लोगों ने हाइपरलिंक में लिखा था ना href, तो यहां पर मुझे क्या देना पड़ेगा कि मुझे किस स्टाइल शीट का कंटेंट यहां पे अप्लाई करना है। तो हम लोगों ने क्या नेम दिया था उस स्टाइल शीट को, एक्सटर्नल डॉट सीएसएस, ई कैपिटल था या स्मॉल, एक्सटर्नल डॉट सीएसएस, ठीक है। इसको सेव किया, आया इफेक्ट समझ में, सभी को समझ में आया। अभी देखो एक बार फिर से देख लो यहां पर कि हम लोगों ने यहां पे कोई भी कलर कोई भी साइज नहीं दिया, ये वाले पेज के अंदर दिया है, यहां पर कहीं पे भी नहीं लिखा है। हम लोगों ने जो पर्टिकुलर स्टाइल शीट है वो कहां पे लिख के रखा है, एक्सटर्नल फाइल में, और यहां पर उसे सिर्फ क्या किया हम लोगों ने, लिंक किया। तो एडवांटेज क्या हो गया, अब ये वाले पेज के ऊपर तो एप्लीकेबल हो गया, और आपके पास में कितने वेब पेजेस हैं, 100 वेब पेजेस हैं, तो 100 के 100 वेब पेजेस में आपको सिर्फ एक ही लाइन लिखना है, लिंक वाला। आया समझ में, सिर्फ लिंक वाला एक लाइन लिख दिया तो सारा का सारा इफेक्ट वो क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। हम लोग एक बार इसमें रन करके देखते हैं, हमारा कौन सा फाइल था हम लोगों ने लिया था, वो बेसिक वाला। इसको भी एक बार रन करके देख लेते हैं। देखो ये बेसिक वाला अभी कैसे दिख रहा है, नॉर्मल दिख रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें ओपन विथ नोटपैड, पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं यहां से। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया सभी को। एक्सटर्नल स्टाइल शीट मैंने एक ही जगह पे लिखा है, बट उसके लिए यूज कितनी जगह पे किया, 2 टाइम्स। अब आपके पास जितने भी वेब पेजेस हैं आपके वेबसाइट में, फॉर ईच एंड एवरी वेब पेज आप इसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो पहले बताओ तीनों के तीनों टाइप समझ में आ गए आपको। फर्स्ट वन इज द इंटरनल स्टाइल शीट, सेकेंड वन इज द इनलाइन स्टाइल शीट, एंड द थर्ड वन इज द एक्सटर्नल स्टाइल शीट। इसमें से मोस्टली पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो है वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट के ऊपर पूछा जाता है, ठीक है। और एक्सटर्नल स्टाइल शीट को अटैच करने के लिए विच टैग इज यूज, लिंक टैग इज यूज विथ 3 एट्रीब्यूट्स, विच आर दीज 3 एट्रीब्यूट्स, लिंक, which are the attributes of link tag, rel, which indicates the relationship between 2 pages. Next one is the type is text or css, and the third one is href, which contains the path of that particular external style sheet. अभी आपको यहाँ पे फिर से समझ में आया होगा कि जो external style sheet थी वो मैंने कहाँ पे सेव करी थी, सेम फोल्डर के अंदर। That's why there is no need to specify the whole path. अगर यही फाइल हम लोगों ने और कहीं जाके सेव कर दी होती तो फिर आपको फिर से वहां पे पूरा क्या करना पड़ता, पाथ देना पड़ता। ये चीज हर जगह पे ध्यान रखनी है, जहां पर भी लोकेशन पूछा जाएगा तो अगर विद इन द सेम फोल्डर कंटेंट होगा तो देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई द होल पाथ। आ गया इतना समझ में, ठीक है।
ठीक है, एक मिनट। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज, अभी हम लोगों ने पी टैग के ऊपर जितना भी इफेक्ट अप्लाई किया था ना, आई वॉन्ट टू अप्लाई द सेम इफेक्ट ऑन H1 टैग ऑल्सो। ठीक है, H1 के लिए भी अप्लाई करना है। यहां पर मैंने H1 लिखा था, यहां पर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल H2, हेडिंग 2, अगेन हेडिंग 1, ठीक है। चलो एक बार कंटेंट, एक बार ये देख लो क्या लिखा है, क्या किया ये दिखाई दे रहा है आपको। P टैग्स है, H1 टैग है एंड H2 टैग है। अब मेरा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि मैंने जितने P टैग्स के लिए सेम इफेक्ट अप्लाई किया है ना, सेम मुझे H1 के लिए भी करना है। अभी क्या करना पड़ेगा बताओ? सेम मुझे P के लिए भी चाहिए और H के लिए भी चाहिए। P की जगह पे H डाल दिए तो क्या होगा? सिर्फ H के लिए होगा। और एक ले सकते हैं ना, ये वाला जो पूरा सिंटैक्स है, ये पूरा सिंटैक्स हम लोग कॉपी कर लेंगे और एंटर करके हम लोग और एक यहां पे लिख लेंगे H1। ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस। ठीक है, P कॉमा H1, इसको सेव किया और यहां पर जाकर रिफ्रेश किया। आ रहा है समझ में? कहां कहां पर एप्लीकेबल हो गया? P एंड H1। H2 के लिए दिया है हम लोगों ने? नहीं, तो H2 एज इट इज रहेगा। तो व्हाट दिस सिंटैक्स नोन एज, दिस इज नोन एज ग्रुप सिलेक्टर। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, नेम ध्यान में रखना है। यहां पे बताते समय वो 1 सेकंड में कंप्लीट हो जा रहा है, बट एक एक बड़ा बड़ा कंसेप्ट कंप्लीट हो रहा है आपका यहां पे। दिस इज नोन एज ग्रुप सिलेक्टर। आप मल्टीपल टैग्स दे रहे हो यहां पे कॉमा कर करके, तो इसे बोलते हैं ग्रुप सिलेक्टर। नाउ अगेन माई रिक्वायरमेंट इज दैट, अब मुझे H P ये कुछ भी नहीं चाहिए, जितने हैं ना सभी को सेम इफेक्ट चाहिए। आप जितने भी टैग यूज करोगे सारे के सारे टैग्स को यही इफेक्ट चाहिए, 70 एंड कलर रेड। तो उसके लिए हम लोग यहां पे यूज करेंगे स्टार। ठीक है, स्टार यूज करेंगे। H2 में हम लोगों ने कुछ भी नहीं दिया था, H2 में नहीं दिया था ना, बट वहां पे स्टार कर दिया। तो व्हाट दिस स्टार नोन एज यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो ये क्वेश्चनिंग आएगा, फॉर यूनिवर्सल सिलेक्टर विच सिंबल इज यूज, फिर वहां पे स्टार होगा, हैश होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, @ होगा, या फिर विच सिंबल इज यूज एज अ यूनिवर्सल सिलेक्टर, व्हाट इज द यूज ऑफ यूनिवर्सल सिलेक्टर। कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं धीरे धीरे? ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? इंटरनल स्टाइल शीट, इनलाइन स्टाइल शीट, एक्सटर्नल स्टाइल शीट, फिर उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा ग्रुपिंग सिलेक्टर और ग्रुप सिलेक्टर, एंड द फिफ्थ वन इज द यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये जो भी चीजें हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कर रहे हो ना 1 by 1? शॉर्टकट में लिखा तो भी चलेगा। अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा, देखो ग्रुप सिलेक्टर हो गया, यूनिवर्सल से तो ऑब्वियसली सभी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा यूनिवर्सल से। बट अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि सिलेक्टर में हमें टैग नेम स्पेसिफाई करना है कि अगर मैंने H1 लिखा तो वह H1 के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा, अगर P लिखा तो P के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, और माय नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज दैट, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देना है? इफेक्ट देना है ऊपर। मुझे कोई भी टैग स्पेसिफाई नहीं करना है, क्योंकि अभी मैंने वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए स्टार्ट किया है, मेरा डिसाइड हो चुका है मुझे कलर ये रखना है, ये रखना है, साइज ये रखना है, उसका फॉन्ट फेस ये रखना है, स्पेसिंग इतना रखना है, प्रॉपर्टीज मैंने डिसाइड कर ली है, बट किस टैग के साथ में यूज करना है ये मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है। जैसे जैसे मेरा डिजाइनिंग आगे बढ़ते जाएगा तो वैसे वैसे मुझे थोड़ा सा ध्यान में आते जाएगा कि नहीं, यस मुझे अभी ये वाला इफेक्ट वहां पे यूज करना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक बार फिर से रिपीट करती हूं। अभी तक हम लोगों ने क्या किया? टैग नेम स्पेसिफाई कर रहे थे। ऊपर अगर P दिया तो किस चीज के लिए एप्लीकेबल होगा? P के लिए। H1 दिया तो H1 के लिए, H2 दिया तो H2 के लिए। जिस टैग का नेम आप
एज अ सिलेक्टर दोगे, सिर्फ उसी टैग के ऊपर वो क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, ठीक है। बट नाउ माय रिक्वायरमेंट इज दैट मुझे टैग नेम पहले से स्पेसिफाई नहीं करना है। मैं जैसे जैसे कोडिंग स्टार्ट करूंगी तो कोडिंग के टाइम पे मुझे जैसे लगेगा वैसे मैं उसे क्या कर सकती हूँ, यूज कर सकती हूँ। फॉर दैट कंसेप्ट वी हैव टू यूज टू कंसेप्ट, दैट इज द आईडी एंड क्लास। इसके ऊपर 101% क्वेश्चनिंग आएगा, 101% आता है, किसी ना किसी एक बैच के लिए क्वेश्चनिंग आएगा। आईडी एंड क्लास, नाउ हाउ वी कैन यूज आईडी एंड क्लास। देन हम लोगों ने प्रॉपर्टी रख लिया यहाँ पे, फॉन्ट साइज 70 एंड कलर रख दिया रेड। हाउ वी कैन क्रिएट द आईडी? फॉर क्रिएटिंग द आईडी वी हैव टू यूज द सिंबल दैट इज द हैश। हैश, अब इसको आपको नेम स्पेसिफाई करना है, आप कोई भी नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने नेम दे दिया इसको ABC, हैश फॉलोड बाय द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर आईडी। आईडी के नेम से लग रहा है ना, वो आइडेंटिफिकेशन के लिए है, तो उस आइडेंटिफिकेशन आपको जो नेम देना है आप वो दे सकते हैं। मैंने ABC दिया, आपको खुद का नेम देना है, आप खुद का नेम दे सकते हैं। हैश ABC, अब क्या हो गया ये हैश ABC, तो ABC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द इफेक्ट साइज इक्वल्स टू 70 एंड कलर इक्वल्स टू रेड। अब मुझे जहां चाहिए, जिस टैग के साथ में चाहिए, वहां पर मैं इसे क्या कर सकती हूँ, यूज कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे लग रहा है कि इस वाले P टैग के साथ में यूज करना है, तो यहां पर मैंने यूज कर दिया ID इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर ABC, सेव किया। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? अब अगर P दिया होता तो क्या होता, P दिया होता तो वो सभी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता, ठीक है। अगर इनलाइन यूज किया होता तो क्या होता, इनलाइन भी उसी लाइन के अंदर होता, ठीक है। बट क्या डिफरेंस होता इनलाइन के अंदर एंड आईडी के अंदर, वो फिर से ईच टाइम मुझे उतना का पूरा पूरा सिंटैक्स कॉपी करना पड़ता और ईच एंड एवरी जगह पे उसको क्या करना पड़ता, पेस्ट, क्योंकि इनलाइन के अंदर मुझे पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज लिखना है ना, सारा का सारा। स्टाइल इक्वल्स टू, फिर फॉन्ट साइज, फिर कलर, जितना भी प्रॉपर्टीज है वो सारा का सारा लिखना पड़ेगा। बट अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करना है, आईडी। यहां पर यूज किया, और मुझे लग रहा है यहां पर फॉर एग्जांपल H1 के साथ में यूज करना है, तो यहां पे H1 के साथ में यूज कर लिया, अगेन ID इक्वल्स टू ABC। आया समझ में? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ID. And what is the difference between ID and hash? Only the difference between the symbol, that is instead of hash for creating the class here we have to use the dot. ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ID के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है एंड क्लास के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है। तो ID के लिए यूज करते हैं हैश एंड क्लास के लिए क्या यूज करते हैं, डॉट। तो अगर हम लोगों ने डॉट दिया है ऊपर, तो यहां पर ID की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, क्लास। ठीक है, आउटपुट में कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि आईडी की जगह पे हम लोगों ने सिर्फ क्या यूज किया, क्लास। अब इफेक्ट नहीं है, डिफरेंस ही नहीं है, तो फिर क्यों आईडी यूज कर रहे हैं, फिर क्यों हम लोग क्लास यूज कर रहे हैं। तो आप लोग अगर वेबसाइट पे भी सर्च करोगे, मैंने भी बहुत बार सर्च किया है, तो एक्चुअल में पर्पस क्या है आईडी का, कि आईडी के लिए आपने जो भी प्रॉपर्टीज यूज कर ली ना एक बार, तो आप वो और किसी दूसरे चीज के साथ में यूज नहीं कर सकते। बट ये प्रैक्टिकली रन नहीं होता, ये थ्योरेटिकल चीज आपको ध्यान में रखना है। ये वेबसाइट पे भी यही दिया है कि डिफरेंस ये है, बट ये प्रैक्टिकली वर्क नहीं होता है। आईडी का मीनिंग क्या है कि यूनिकली, अगर मैंने P टैग के साथ में एक बार आईडी यूज कर लिया तो वो उस चीज का यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो गया कि यस अब ये P के साथ में हो गया ये वाला प्रॉपर्टीज। अब मैं ग्रीन कलर और रेड कलर एंड साइज 70 ये और किसी के साथ में यूज नहीं कर सकती। दैट इज द थ्योरेटिकल डिफरेंस बिटवीन आईडी एंड क्लास। अदरवाइज बोथ आर सेम, ओनली द डिफरेंस बिटवीन द सिंबल दैट इज द हैश एंड डॉट। आ गया समझ में? ठीक है, क्वेश्चनिंग समझ में आ गया?
ठीक है, अभी बाकी का हम लोगों ने नेक्स्ट लिया, चलेगा बाद में, ओवर किया चलेगा।